हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में एसएससी जीडी की कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के 15 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से आज क्वेश्चंस में सम्मिलित किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, ठीक है, कला, इस कला के अंतर्गत चित्रकला, स्थापत्य कला, ठीक, सभी प्रकार की कलाएं आ जाती हैं इसमें, वास्तुकला वगैरह सब। और प्राचीन भारतीय साहित्य, ठीक है, तो यहाँ पर कला और साहित्य से कुल 15 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? ठीक है, ऑप्शन है अष्टाध्यायी, हर्षचरितम, अकबरनामा, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए, महाकवि बाणभट्ट जो थे, ठीक है, महाकवि बाणभट्ट ये सम्राट हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश के राजा थे, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने संस्कृत में हर्षचरित तथा कादम्बरी नाम के 2 गद्य काव्यों की रचना की है। ठीक है, अब देखिए हर्षचरित में, ये जो हर्षचरित इन्होंने लिखा है बाणभट्ट जी ने, तो हर्षचरित में हर्षवर्धन की वंशावली पूरी बताई है उन्होंने और उनके राजा बनने तक का वर्णन किया है इसमें। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हर्षचरित। बाणभट्ट ने क्या लिखा है इसमें? हर्षचरित। अच्छा, बाकी देख लेते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है और इसकी रचना महर्षि पाणिनि ने की है। ठीक है, पाणिनि। और अकबरनामा की रचना सभी को पता होगा, अकबरनामा जो है अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अबुल फजल। और ये जो मालविकाग्निमित्र है, इसमें क्या है? मालविका और अग्निमित्र की कहानी बताई गई है और इसकी रचना की है कालिदास, महाकवि कालिदास ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है? चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया? देखिए, कंदरिया महादेव का मंदिर है, इसका निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया, ये पूछा गया है इसमें। यशोवर्मन ने, विजयपाल ने, विद्याधर ने या फिर धंगदेव ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यशोवर्मन ने। ठीक है, अब इनके बारे में सुनिए। देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? एमपी के खजुराहो में। ठीक है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। और मध्य प्रदेश में ये जो चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन द्वारा लगभग 1025 से 1050, ठीक है, 1025 से 1050 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था मंदिर। इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी कंदरिया महादेव मंदिर को जाना जाता है। और ये मंदिर जो है अपनी वास्तुकला की भव्यता और सुंदरता का एक उत्कृष्ट नमूना है। और कंदरिया महादेव मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं। ठीक है, तो इसको किसने बनवाया था? चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है? कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए हैं? ठीक है, ऑप्शन है फारसी और अरमाइक, ग्रीक और अरमाइक, अरबी और ग्रीक, ग्रीक और प्राकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक, ये 2 भाषाएं इसमें प्रयोग की गई थी। अब देखिए, ये क्या था? कंधार का जो द्विभाषी शिलालेख है, ये सम्राट अशोक द्वारा, ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा लगभग 260 बीसी में, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में एक शिला पर 2 भाषाओं, और 2 भाषाओं में एक कौन सी थी? एक थी ग्रीक और दूसरी थी अरमाइक। ठीक है, इसमें लिखे गए थे। और यह अशोक द्वारा निर्मित पहला शिलालेख है जो उसके शासन के 10वें वर्ष में उत्कीर्ण कराया गया था। ठीक है, अशोक के शासनकाल का पहला है। ठीक है, अशोक का पहला अभिलेख है जो कि उसके राजा बनने के बाद में 10वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? अब देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है द्रविड़, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वका, तीसरा है बेसर और नागर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है?
ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के पूछा गया है कि कौन से इसमें से मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। ठीक है। अब देखिए भारत में मंदिर की स्थापना के लिए जो शैलियां हैं प्रमुख रूप से प्रचलित हैं वो 3 शैली हैं। ठीक है। कौन कौन सी 3 शैलियां प्रचलित है? एक तो हो गई नागर, ठीक है, एक हो गई नागर, और एक हो गई द्रविड़, द्रविड़ शैली, ठीक, और एक है बासर शैली। ठीक। अब देखिए यहाँ पर द्रविड़ ये भी मंदिरों से संबंधित है, ठीक, बेसर ये भी मंदिरों से संबंधित है, और नागर ये भी मंदिरों से संबंधित है। लेकिन जो ऊर्ध्वका है ये मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। ऊर्ध्वका जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है तबले की संरचना का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है? अच्छा एक मिनट देखिए जरा इस प्रश्न में। हाँ, यहाँ पर ये शैलियां दी गई हैं, द्रविड़, बासर, इसको बासर भी बोल देते हैं, ठीक है, बासर, और ये नागर शैली है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगों द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? ठीक है। ऑप्शन है शिलप्पाधिकारम, शिशुपाल वध, रामचरितम, ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिलप्पाधिकारम। ठीक है। देखिए शिलप्पाधिकारम जो है एक प्रसिद्ध तमिल काव्य है और इसके लेखक कौन है? ये है इलंगो। ठीक है। इलंगो आदिगल, इनका पूरा नाम था इलंगो आदिगल। ठीक है। इन्होंने इसकी रचना की है, किसकी? शिलप्पाधिकारम की। और यह जैन संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए इनकी पुस्तक पर जो है वो जैन धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है इसमें, शिलप्पाधिकारम पर। अच्छा, यह तमिल भाषा का पहला जो है वो ग्रंथ है। ठीक है। तमिल भाषा का देखा जाए तो पहला काल ग्रंथ है उस टाइम का। ठीक है। अच्छा, अब इसे तमिल साहित्य का रत्न भी माना जाता है। ये इसके बारे में जानकारी होगी शिलप्पाधिकारम के बारे में। ठीक है। बहुत काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है हर्षवर्धन के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर कनिष्क के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। देखिए अश्वघोष, ये जो अश्वघोष हैं ये एक महान कवि के साथ ही साथ दार्शनिक भी थे। ठीक है। जिन्होंने कालिदास से पहले भारत का सबसे महान कवि और संस्कृत नाटक का जनक माना जाता है इनको, अश्वघोष को। और ये बात लगभग 5वीं शताब्दी की होगी। ठीक है। अच्छा, और इन्होंने काव्य के नाम से जाने जाने वाली संस्कृत कविता की शैली को लोकप्रिय बनाया। और अश्वघोष ने राजा कनिष्क, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं, ठीक, राजा कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया था। और इनका जन्म जो था वो उत्तर भारत के साकेत, ठीक, साकेत में। इसका जन्म, अश्वघोष का जन्म साकेत, और वर्तमान में इसे अयोध्या, ठीक, यहाँ इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया? खाली जगह है पहले। आगे, स्थापत्य कला की एक शैली है, ठीक है, निम्नलिखित में से स्थापत्य कला की कोई एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। ऑप्शन है प्रशस्ति, संहिता, बेसर और तोरण। ठीक, तो पहली बात तो इसमें से सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही एक शैली है मंदिर स्थापत्य की। ठीक है। और इन्होंने यह बात भी कह दी कि ऐसी शैली जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के तत्व सम्मिलित हो, मतलब एक ऐसी मंदिर स्थापत्य की शैली जो कि नागर और द्रविड़ शैली से प्रेरित हो। ठीक है। तो यहाँ पर बेसर शैली है ऐसी। ठीक है। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहा जाता है। अच्छा, इस शैली को, ये जो बेसर शैली है, इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल की बात की जाए तो वृंदावन का वैष्णव मंदिर इसी शैली में बना हुआ है, बेसर शैली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने खाली जगह के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया कि कल्हड़ जो लेखक थे उन्होंने, ठीक है, कहाँ के राजाओं के बारे में संस्कृत में कविता लिखी थी? मेवाड़ के राजाओं के बारे में, कश्मीर, दिल्ली, या फिर विजयनगर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कल्हड़ की जो रचना है उसका नाम क्या है? राजतरंगिणी। ठीक है। और इन्होंने जो है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था कल्हड़ ने। और जो इनकी पुस्तक है राजतरंगिणी, ठीक है, इस ग्रंथ में जो है वो 8 सर्ग हैं और जिन्हें तरंगों की संज्ञा भी दी गई है, मतलब तरंगे भी कहा जाता है इनको। और इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। किसमें? राजतरंगिणी में। ठीक है। कल्हड़ ने राज
तरंगिणी ये पुस्तक लिखी थी, और इसमें कहाँ के राजाओं का वर्णन है, तो कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? धर्मपाल थे, मिहिर भोज थे, या फिर गोपाल थे, या फिर लक्ष्मण सेन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। ठीक है, देखिए धर्मपाल जो थे वो पाल वंश के शासक थे। धर्मपाल पाल वंश के शासक थे, और पाल वंश की स्थापना की बात की जाए तो 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। ठीक है, गोपाल जो थे वो संस्थापक है पाल वंश के। ठीक है, और इस वंश ने जो है, पाल वंश ने बिहार और जब बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ था उस टाइम पर लगभग 750 से 1174 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, और धर्मपाल जो थे वो गोपाल के बाद के शासक हैं, तथा साम्राज्य विस्तार के साथ ही साथ कई बौद्ध विहारों को उन्होंने दान भी दिया था और उनका पुनरुद्धार भी कराया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रसिद्ध विक्रमशिला, ये जो नाम दिया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तो स्थापना की करवाई थी इन्होंने, धर्मपाल ने। ठीक, कहाँ करवाई थी? भागलपुर बिहार में। और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी धर्मपाल ने, और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे को उठाने के लिए, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय अपना खर्चा कहाँ से निकाले, इसके लिए उन्होंने 200 गांव दान में दिए थे। कितने? 200 गांव जो थे वो दान में दिए थे, और इन्हीं गांव के राजस्व को वसूल करके नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा खर्चा चलाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? ठीक है, अब देखिए पूरा नाम अगर देखा जाए तो बृहदेश्वर महादेव मंदिर भी लिखा आता है कभी कभी, बृहदेश्वर महादेव। तो सीधे सीधे इससे पता चल रहा है कि भगवान शिव से संबंधित मंदिर है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं अलवार, शक्ति, नयनार और वैदिक, इसमें से भगवान शिव से संबंधित जो है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नयनार जो संत थे वो शैव, ठीक है, भगवान शिव से संबंधित है। अलवार जो थे वो वैष्णव थे, भगवान विष्णु से संबंधित थे। और शक्ति का मतलब माता दुर्गा, ठीक है, शक्ति के उपासक। और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता वाले संत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए दक्षिण भारत में अगर साउथ इंडिया की बात की जाए तो वहां पर शैव धर्म के प्रचार प्रसार जो है वो किसने किया? नयनार संतों ने किया था। और इनकी संख्या कितनी बताई जाती है? 63 बताई जाती है। ठीक है, नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। चोल शासक राजराज प्रथम, क्या नाम था? राजराज प्रथम। ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या नाम था? राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसे ही बृहदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये किससे संबंधित है? नयनारों से संबंधित है, जो कि शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में, उड़ीसा में, केदारनाथ में, या फिर तिरुपति में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव, ठीक है, सूर्य मंदिर जो था वो गंग वंश के राजा, क्या नाम था उनका? नरसिंह देव। ठीक, नरसिंह देव द्वारा कब बनवाया गया था? 1236 से 1264 ईस्वी में। सन क्या था? 1236 से 1264 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। ठीक, और ये मंदिर जो है सूर्य मंदिर, ये कलिंग शैली में निर्मित है। ठीक है, और भगवान सूर्य को समर्पित है। इसे एक और नाम से जानते हैं, ब्लैक पैगोडा, ये भी ध्यान रखेंगे। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अच्छा, अब देखिए ये जो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे 1984 ईस्वी में, ठीक है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। 1984 में यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में इसको सम्मिलित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली, खाली जगह यहाँ पर पूछा है। अच्छा देखिए यहाँ पर उत्तर भारत में कौन सी मंदिर स्थापत्य की शैली प्रचलित है, ये पूछा है उन्होंने। नागर शैली, या फिर बेसर शैली, या द्रविड़, या फिर शिखर? तो देखिए नागर, द्रविड़ और बेसर, ये तीनों शैलियां जो है मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित है। अब इसमें से कौन सी कहां पर प्रचलित है? देखिए उत्तर भारत के जो मंदिरों की शैली है, यहाँ पर उत्तर भारत की पूछी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागर मंदिर स्थापत्य कला जो है वो उत्तर भारत से संबंधित है।
द्रविड़ जो है ये दक्षिण भारत से संबंधित है, और इन दोनों की मिली जुली कौन सी है, वो बेसर है, जो कि दक्षिणापथ, ठीक है, के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन दे रखा है 206, 360, 370 और 208। ठीक है, तो यहाँ पर 206 हड्डियां तो पता है सभी को, है ना, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है उन्होंने चरक संहिता के अनुसार कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 360। ठीक है, अब देखिए चरक संहिता जो है, ये चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चरक संहिता जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और इनके रचनाकार कौन है, आचार्य चरक, उन्हीं के नाम पर चरक संहिता पड़ गया। ठीक, और इसमें जो है मानव शरीर से संबंधित अनेक रोगों के लक्षण और उनसे संबंधित चिकित्सा का वर्णन किया गया है, और इसी चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी अपना जो मेडिकल साइंस है उसके अनुसार कितनी है, 206 है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है रावण शेकिंग माउंट कैलाश। अच्छा, रावण शेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है। अब देखिए जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश में है, ठीक है, प्रिंट हिंदी में है। देखिए यहाँ पर रावण शेक का मतलब क्या है, यहाँ पर SHAKE, शेक माने हिलाना, और माउंट कैलाश, माउंट माने पहाड़ हो गया, ठीक, कौन सा, कैलाश पर्वत। तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलब इसका रावण जो है कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ दिखाया गया है, और इसका चित्र किस गुफा में बना हुआ है, कन्हेरी गुफा में, एलोरा में, हाथी गुफा में, या फिर अजंता में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अजंता की गुफाएं जो है वो अपनी स्मारक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसको जो है यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है एलोरा की गुफाओं को। और ये कहाँ स्थित है, ये भारत में महाराष्ट्र में औरंगाबाद, ठीक, औरंगाबाद में स्थित है। अच्छा, औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसमें रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला प्रसिद्ध दृश्य जो है वो एलोरा की गुफा में उत्कीर्णित किया गया है। और बात की जाए तो एलोरा की गुफा संख्या 16 जो है, ठीक है, एलोरा की गुफा संख्या 16, ठीक है, नंबर है, ठीक है, गुफा नंबर 16 जो है इसे कैलाश गुफा के नाम से भी जाना जाता है, और इसी गुफा में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला दृश्य उत्कीर्णित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में, कन्नड़ में, तमिल में, या फिर तेलुगु में। देखिए जो संगम वंश थे वो दक्षिण भारत से संबंधित थे, तो सीधी सी बात है दक्षिण भारतीय कोई भाषा इसमें होगी संगम साहित्य की, क्योंकि उसी भाषा में तो रचना करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तमिल भाषा। ठीक है, संगम साहित्य जो है वो तमिल भारतीय भाषाओं में लिखा गया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को देखा। अब देखिए ये हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित लास्ट वीडियो था, ठीक है, अंतिम वीडियो था ये प्राचीन भारतीय इतिहास का। अच्छा, इन वीडियोस में जो भी हमारे यहाँ पर जो 6 वीडियो अपलोड किए हैं मैंने यहाँ, ठीक है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, किस नाम से है, SSC GD, ठीक है, एग्जाम मतलब GS, SST GD GS, ठीक, क्या नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट, और उसमें पूरे 6 वीडियो अपलोड, ठीक, अपलोड है। तो इन 6 वीडियोस में जितने भी प्रश्न SSC GD कांस्टेबल की पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं प्राचीन इतिहास के, ठीक है, ध्यान रखेंगे सिर्फ प्राचीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को इन 6 वीडियोस में सम्मिलित किया गया, और उनका मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। तो एग्जाम से पहले एक बार देखने से ऐसा होता है कभी कभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो थोड़ा सा फायदा हो सकता है इन क्वेश्चन से। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने SSC में फॉर्म नहीं भी डाला है उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इतिहास तो सभी में पूछी जाती है लगभग, तो आप लोग अपने अनुसार इनको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बने रहिए गोल्डन स्क्वायर पॉइंट के साथ।